Hi, this is Mohammad तौसीफ़ कामरान। वेलकम टू यू इन हिस्ट्री एट ग्लांस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह फ्रांस एक मिशनरीज के तौर पर वियतनाम के अंदर आया था और धीरे धीरे करके उसने पूरे वियतनाम के ऊपर अपनी डोमिनेंसी को एस्टैब्लिश कर लिया था। सबसे पहले जो फ्रांसीसी ट्रूप्स 1858 में वियतनाम के अंदर आए थे और उसने अपनी पहली कॉलोनीज वियतनाम के अंदर 1864 में जो वियतनाम का साउथ पोर्शन था, जिसे हम लोग कोचिन चाइना कहते हैं, वहाँ इस्टेब्लिश किया था। और फिर धीरे धीरे करके पूरे वियतनाम को, यानी साउथ वियतनाम, मिडिल वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को उसने अपने कब्ज़े में ले लिया और 1887 में उसने एक फ्रेंच इंडो चाइना इस्टेब्लिश किया और फिर वहाँ से उन्होंने रूल स्टार्ट करना शुरू किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फ्रांस के लिए ये कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना क्यों नेसेसरी था, क्यों ज़रूरी था। तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के अंदर उस टाइम में जितने भी कंट्रीज़ थे, चाहे इंग्लैंड हो, पोलैंड हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, ये सभी लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया था ताकि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे अपने यहाँ ला सके। और फ्रांस की भी जो है कंडीशंस ऐसी थी और इसी लालच में फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनी को इस्टेब्लिश किया था। कॉलोनी वेर इसेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्स एंड अदर गुड्स। जो कॉलोनीज थे वो जो ज़रूरी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो इसेंशियल हैं, जो ज़रूरी है टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके सप्लाई के लिए, और जो दूसरी ज़रूरी गुड्स थे, जो दूसरे ज़रूरी सामान थे, उनके सप्लाई के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज में जाहिर सी बात है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल हो गए, आयरन हो गए, स्टील हो गए, या जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कॉटन हो गए, या वियतनाम को ही देख लें तो यहाँ रबर और राइस का जो प्रोडक्शंस है लार्ज स्केल पर होता था। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स थे इन्हें जो है वो फ्रांस अपने यहाँ ले जाना चाहता था। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि 17वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशंस हुआ था। सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और फिर यूरोप के बाकी देशों में। तो उनके इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, तो वो रॉ मटेरियल्स जो है उन्हें इन्हीं कॉलोनीज से ही जो है हासिल हो सकती थी। ये रॉ मटेरियल्स जो हैं उन्हीं से हासिल हो सकती थी। जैसे इंग्लैंड के जो है आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशंस की शुरुआत टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुई और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जो है का जो मेन रॉ मटेरियल है वो कॉटन है। तो वो या तो शुरू में अमेरिका से मंगाते थे और जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो गए तो वो इंडिया से मंगाने लगे। तो ठीक यही कंडीशन यूरोप के दूसरे देशों के भी साथ था। उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे वो उन्हें अपने कॉलोनीज से मंगाते थे और फिर अपने यहाँ जो ये प्रोडक्शंस तैयार होता था उसके कंजप्शंस के लिए मार्केट की ज़रूरत थी। तो कॉलोनीज इस्टेब्लिश्ड हो जाने से उनका ये दोहरा काम आसान हो जाता था। एक तो वो रॉ मटेरियल ले लेते थे, नेचुरल रिसोर्सेज उनके क्या कहते हैं फैक्ट्रीज़ को मिल जाता था, और दूसरा फैक्ट्रीज़ के अंदर जो सामान तैयार होता था उसको बेचने के लिए, उसके कंजप्शंस के लिए एक बड़ा मार्केट अवेलेबल हो जाता था। इसलिए वो लोग जो है अपनी कॉलोनीज़ क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करते थे। इसके अलावा एक और रीज़न था, वो रीज़न था French also thought it was the mission of the advanced European country
यानी फ्रांस भी सोचता था। फ्रांस भी सोचने का मतलब है कि फ्रांस दूसरे यूरोपियन कंट्री की तरह, यानी इंग्लैंड की तरह, स्पेन की तरह, पुर्तगाल की तरह, या जो दूसरे कंट्री हैं उनकी तरह फ्रांस भी ये सोचता था कि इट वाज द मिशन ऑफ एडवांस यूरोपियन कंट्री, यानी जो यूरोप के विकसित राज्य हैं, विकसित देश हैं, ये उनका मिशन है, ये उनका अभियान है टू सिविलाइज द बैकवर्ड रीजन्स, जो दुनिया के दूसरे कोने में पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको जो है सिविलाइज्ड बनाना, उनको जो है सभ्य बनाना। ऐसा इसलिए वो समझते थे क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री थी वो अपने आप को बहुत ही सिविलाइज्ड मानती थी, अपने आप को बहुत ही कल्चर्ड मानती थी, और इसलिए ये उनका मानना था कि अपने जैसा सिविलाइज्ड और अपने जैसा कल्चर्स जो हैं ये दूसरे देशों को बनाना, खास करके वैसे क्षेत्र को जो बैकवर्डेड हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको बनाना उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। इंग्लैंड के एक फिलोसफर्स थे जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, ये रुडयार्ड किपलिंग इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका जो बर्थ है, इनका जो जन्म है वो इंडिया के ही अंदर हुआ था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी थी व्हाइट मैन बर्डन, श्वेत लोगों का बोझ। जी, इस थ्योरी में ये कहा गया था कि ये हर गोरे लोगों का, गोरे से मतलब है कि जो यूरोपियन लोग हैं वो उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो काले लोगों को, काला वो लोग एशिया और यूरोप के लोगों को काला कहते थे, हालांकि एशिया या यूरोप में सबके सब काले नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग कहा करते थे। तो इन काले लोगों को सभ्य बनाना, सिविलाइज्ड बनाना इन यूरोपियन लोगों का जो है वो कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो उनका जो ये थ्योरी था कि हम लोग एडवांस हैं और हमारा मकसद जो है दुनिया के वैसे बैकवर्डेड रीजन जो सिविलाइज्ड नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, उनको सिविलाइज्ड बनाना। लेकिन उनके पीछे जो उनका इस अच्छे थ्योरी के पीछे उनका छिपा हुआ एजेंडा असल में था कि उन देशों की नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करना, यानी उसको जो है उसका शोषण करना, उसको वहाँ से निकाल कर अपने यहाँ ले आना। लेकिन ये लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है डेवलप करना ज़रूरी था, और यही वजह है कि जहाँ भी किसी कंट्री ने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने पर जोर दिया। और यही वजह है कि फ्रांस ने भी जो है वियतनाम के राइस को जो है एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी वहाँ से निकाल कर अपने यहाँ लाने के लिए, या वहाँ से रबर निकाल कर अपने यहाँ लाने के लिए, उसके कल्टीवेशंस को इंक्रीज करने के लिए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की कोशिश की। दे बिल्ट कैनल एंड ड्रेनिंग लैंड इन द मेकॉन्ग डेल्टा टू इंक्रीज कल्टीवेशंस। दे बिल्ट कैनल, दे बिल्ट मतलब फ्रांस ने जो है कैनल यानी नहर, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहर बनाया। ड्रेनिंग लैंड, ड्रेनिंग का मतलब होता है जल निकास। तो होता यह है कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और किसी एरिया में बहुत कम पानी होता है। जैसे अपने ही बिहार को देख ले कि इस फ्लड के टाइम में, जुलाई अगस्त के टाइम में आप देखेंगे कि नॉर्थ बिहार में फ्लड आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पानी रहते हैं, लेकिन साउथ बिहार में जो है बहुत कम पानी रहते हैं, कभी कभी तो सूखा भी पड़ जाता है, उनके धान की फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे में जो है यहाँ से पानी को निकालकर साउथ बिहार के अंदर पहुँचाया जा सकता था।
तो वही हुआ कि जो फ्रांस ने है कैनल के ज़रिए या किसी दूसरे मीडियम के ज़रिए जहाँ ज़्यादा पानी थे वहाँ से निकाल कर ड्रेन करके जो है जिस एरिया में कम पानी था उस एरिया में जो है ले गए। खास करके ये काम उन्होंने मेकॉन्ग जो है नदी का नाम है, मेकॉन्ग डेल्टा के एरिया में किया, ताकि जो कल्टीवेशन है, ताकि जो उपज है वो बढ़ सके। साथ ही साथ उन्होंने इरिगेशंस के वास्ट सिस्टम, यानी सिर्फ कैनल निकालने से तो नहीं हो जाएगा, तो खेतों तक, हर खेत तक कैनल नहीं पहुंच पाता है। कैनल से जो है फिर इरिगेशंस के लिए जो है अलग सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। तो उन्होंने इरिगेशन यानी सिंचाई के भी जो है वास्ट जो है सिस्टम डेवलप किए। साथ ही साथ अर्थवर्क किए। अर्थवर्क कहते हैं भूमिगत जल को। भूमिगत जल का मतलब है कि पानी को स्टोर करके रखना, चाहे वो डैम के ज़रिए हो, चाहे बांध के हो। तो इसी के ज़रिए जो है उन्होंने क्या कहते हैं वाटर्स को स्टोर करने का भी जो है उन्होंने काम किया। लेकिन ये सारे काम जो है, यानी वो कैनल बनाना, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना, इरिगेशन क्या कहते हैं डेवलप सिस्टम को डेवलप करना या अर्थवर्क करना, ये सारे काम जो है फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती मजदूरी के सहारे वहाँ किया गया था। यानी वहाँ के लोगों से काम ले लिए जाते थे और उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी, और अगर मजदूरी दी जाती भी थी तो बहुत कम दी जाती थी, और जो लोग काम नहीं करना चाहते थे उनसे भी जो है काम लिया जाता था। लेकिन इस सारे सिस्टम का एक नतीजा ये हुआ कि वियतनाम के अंदर अचानक राइस का जो प्रोडक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। वियतनाम, द एरिया अंडर राइस कल्टिवेशंस वेंट अप फ्रॉम 2,74,000 हेक्टेयर इन 1873। अगर आप वियतनाम के अंदर राइस प्रोडक्शंस के एरियाज को देखेंगे जहां राइस का कल्टीवेशंस होता था, तो आप पाएंगे कि 1873 में पूरे वियतनाम के अंदर 2,74,000 हेक्टेयर के अंदर ही राइस की कल्टीवेशंस हुआ करती थी, जो 1.1 मिलियन हेक्टेयर इन 1900, जो 1900 ईस्वी में बढ़कर 1.1 मिलियन यानी 11 लाख हेक्टेयर के अंदर हो गए। अगर प्रोडक्शंस के एरिया को देखा जाए तो सिर्फ 27 सालों के अंदर लगभग 4 गुना एरिया राइस के प्रोडक्शंस का बढ़ गया। और फिर 2.2 मिलियन इन 1933, और ये जो एरिया है 1930 के अंदर बढ़कर 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स में हो गया, यानी 22 लाख हेक्टेयर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम डेवलप किया, जिसकी वजह से राइस प्रोडक्शंस, राइस कल्टीवेशंस का एरिया अचानक बढ़ने लगा। जो 1873 में 2,74,000 था, वही 1900 में वो बढ़कर 1.1 मिलियन यानी 11 लाख हो गया, और 1930 में वो जो है नंबर्स या वो जो एरिया है वो बढ़कर 2.2 लाख हेक्टेयर, इट मीन्स कि 22 लाख हेक्टेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जिस रेशियो में राइस कल्टीवेशंस के एरिया बढ़ा, उस रेशियो में वहाँ के राइस प्रोडक्शंस भी जो है बढ़ते गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो जल्द ही जो कभी अपने लायक, जो कंट्री जो कभी अपने लायक भी राइस का प्रोडक्शंस नहीं कर पाता था, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राइस के एक्सपोर्ट करने के लायक वो बन गया। This was Vietnam exported 2/3 of its rice productions, और वियतनाम जो है जितना प्रोडक्शंस होता था उसका 2/3 जो है वो एक्सपोर्ट कर देता था, उसको जो है दूसरे देशों को बेच देता था। एंड बाय 1931 had become the 3rd largest exporter
ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। और 1931 ईस्वी में आते आते, या कह सकते हैं 1931 ईस्वी में, वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर यानी चावल का निर्यातक देश बन गया। यानी एक ऐसा देश जो चावल का जो है निर्यात करता था, यानी दूसरे देशों के हाथ बेचता था, और उसकी रेटिंग में वो तीसरे नंबर पे चला आया। लेकिन ये बात जो हुई वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर्स डेवलपमेंट की हुई, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर्स प्रोडक्शंस को बढ़ाकर हम उसका जो है सही ढंग से हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ट्रेड नहीं बढ़ा सकते हैं, दूसरी जगह सप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला, या तो रेल का ट्रांसपोर्टेशन हो, या शिप का ट्रांसपोर्टेशन हो, या रोड का ट्रांसपोर्टेशन हो। इट मीन्स कि एक चीज़ की बेहद ज़रूरत है कोई भी गुड्स के सप्लाई के लिए, वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब फ्रांस ने जो है इस ओर ध्यान दिया, तो और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी जो है उसने डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मतलब होता है संरचनागत। संरचनागत का मतलब होता है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी बेसिक चीज़ हैं उनको जो है डेवलप करना, जैसे रोड को डेवलप करना, पावर को डेवलप करना, रेल नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब चीज़ों को जो है क्या कहते हैं डेवलप करना, ताकि लोगों की लाइफ जो है वो इजी हो सके और लोगों को जो है मैक्सिमम कन्वीनियंस मिल सके। दिस वाज followed infrastructure project to help transport goods for trade. This was followed infrastructure, यानी जिस तरह से एग्रीकल्चर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनल, ड्रेनेज डेवलप किए गए, इरिगेशन सिस्टम के डेवलप किए गए, ठीक उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है ट्रांसपोर्टेशंस, गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी मदद के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट वहाँ स्टार्ट किए गए, ताकि ट्रेड्स में जो है वो सहूलियत हो सके। मूव मिलिट्री, और क्या कहते हैं जो सैनिक है एक जगह से दूसरी जगह वो जा सके, एंड कंट्रोल द इंटायर रीजन, और पूरे क्षेत्र के अंदर उसको कंट्रोल कर सके। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार किए गए, रोड और रेल दोनों तैयार किए गए, ताकि उनकी मिलिट्री जल्दी से जल्दी मूव कर सके और पूरी एरिया पर कंट्रोल कर सके। हमारे इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशर रेल का जो यूज़, रेल जो स्टार्ट है वो इसीलिए किया था ताकि मिलिट्री जो है एक जगह से दूसरी जगह क्विक जा सके, क्योंकि कॉलोनियल्स को अक्सर ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कहाँ रिवॉल्ट हो जाए, और उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए जल्दी से जल्दी वहाँ फोर्स भेजना पड़ता है। हर जगह जो है फोर्स हर वक्त अवेलेबल रहे ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो जहाँ भी कोई गड़बड़ी होगी हम तुरंत जो है मिलिट्री को भेज देंगे। तो इसलिए जो है ये सेंस में भी जो है फ्रांस ने वहाँ रेलवे और क्या कहते हैं रोड दोनों को जो है उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस इंडो चाइना रेलवे, और इसी कड़ी में जो है इंडो चाइना रेल नेटवर्क का जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, उसका निर्माण किया। ट्रांस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर, यानी ऐसे रेलवे नेटवर्क्स का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जो वियतनाम को एक कोने से दूसरे कोने तक वो जोड़ सके। हम जानते हैं कि वियतनाम जो है 3 पार्ट में बटे हुए थे, साउथ, मिडिल, नॉर्थ। तो वहाँ जो है ऐसे रेलवे नेटवर्क्स जो है का जो है कंस्ट्रक्शंस किया गया जो इस नॉर्थ को साउथ के साथ जो है लिंक कर सके।
हाँ, डैट वुड लिंक द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम एंड चाइना बिगेम। और साथ ही साथ सिर्फ जो है नॉर्थ और साउथ को ही जो है लिंक नहीं करे, जोड़े, बल्कि ऊपर जो एक चाइना के तौर पर बड़ा कंट्री है उसको भी जो है वो जोड़ सके। दिस फाइनल लिंक विथ येनान इन चाइना वॉज कंप्लीटेड इन 1910। येनान जो है प्रोविंस, एक सूबा का नाम है, एक राज्य के नाम है चाइना के। तो एक रेलवे नेटवर्क जो वियतनाम से स्टार्ट हुआ और वो चाइना के येनान स्टेट को कनेक्ट किया, ऐसा प्रोजेक्ट जो है 1910 में जो है जाकर कंप्लीट हुआ। यानी इस वियतनाम को इस चाइना से कनेक्ट कर दिया गया। The second line was also built linking Vietnam to Saigon। और दूसरा ऐसा रेल नेटवर्क, ऐसा रेल लाइन जो है तैयार किया गया जो इस वियतनाम को सयाम का मॉडर्न नाम है थाईलैंड, उसके साथ जो है लिंक कर दिया गया। एकदम ठीक सामने थाईलैंड था, यानी इस वियतनाम को जो है थाईलैंड के साथ लिंक कर दिया गया। और ये लिंकेज जो है वाया यानी के जरिए था किसके, कंबोडिया के कैपिटल नोम पिना। और ये जो क्या कहते हैं कंबोडिया का, और वो लाइन जो सेकेंड लाइन थी वो जो सयाम थाईलैंड से जुड़ती थी वो कंबोडिया की कैपिटल नोम पिना होके जो है गुजरती थी। तो इस तरह से रोड और रेलवे क्या कहते हैं भी जो है फ्रांस ने डेवलप किया, ताकि वो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रांस ड्रेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सके। बाय द 1920 फ्रेंच बिजनेस इंटरेस्ट, अब जब इतना मुनाफा कमाने लगा तो फ्रांसीसी के जो बिजनेसमैन थे ट्रेड के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमाए। इसके लिए 1920 तक आते आते फ्रांस के जो बिजनेस इंटरेस्ट थे, फ्रांस के जो व्यापारिक हित थे, वो लोग जो है अब वियतनामी गवर्नमेंट के ऊपर इस बात के लिए प्रेशर डालने लगे कि वियतनाम डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर, यानी और भी जो है वो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करे और भी संरचनागत ढांचे को जो है विकसित करे, ताकि जो है वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो इस तरह से फ्रांस के लिए या दूसरे यूरोपियन कंट्री के लिए कॉलोनीज़ इसलिए ज़रूरी थी ताकि वो वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सके और फिर उनके यहाँ जो प्रोडक्शंस हो रहा है उसका वो वहाँ कंजप्शन कर सके, वहाँ उन्हें एक बड़ा मार्केट मिल जाए। इसलिए और ये जो डेवलपमेंट थे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार होते थे वो इसलिए नहीं होते थे कि वो कॉलोनीज़ को डेवलप करे, बल्कि इसलिए वो करते थे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा और ईज़िली जो है उनका एक्सप्लॉयटेशंस कर सके। तो इस तरह से ये टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ लिया। नया कल जो है हम लोग या दूसरे दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड, क्या कॉलोनी को विकसित होना चाहिए। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एट ग्लांस पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।